ठीक चलो, है सर। तो इस केस में जैसे नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट की जब हम लोग बात करेंगे, तो पहले एक चीज मालूम होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है। सबसे पहला कंसिडरेशन ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है। तो जैसे एक चीज देखो, अगर मान लो हम लोग के पास ये पेरेंट चेन दे रखा, मान लो कार्बन चेन है, ये अपना पेरेंट चेन है, और इस पे एक हम लोग सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दिए। तो एक चीज़ तो मालूम है कि पेरेंट चेन तो यही है, और यहाँ पे दूसरा कार्बन चेन वाला पार्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा। अगर हम लोग इस सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर कोई ग्रुप लगा दे, मान लो फ्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, या फिर कार्बन चेन ही लगा दिया, तो अगर हम लोग पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन चेन के ऊपर एक और सब्स्टिट्यूएंट डाल दें, तो अगर सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है या पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन चेन जो कि सब्स्टिट्यूएंट होता, उसके ऊपर अगर एक और सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट है, तो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोला करेंगे। बोलने का एक तरीका होता है। जैसे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट का मतलब कि हम लोग के पेरेंट चेन पे डायरेक्टली एक ग्रुप प्रेजेंट होगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन चेन पे और भी कोई सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट होगा। तो जब सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो वहाँ पे हम लोग टर्म कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आराम से वर्ड मेंशन कर सकते हैं। इसमें तो मतलब इसमें कुछ लिखाने की चीज़ नहीं होती कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। लेकिन नोमेनक्लेचर जब करना शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, तो उससे रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स वाले पार्ट का थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रख सकते हो उसमें, तो जैसे एक चीज़ होता है, मान लो अगर हम लोग के पास ये पेरेंट चेन दे रखा, पहले हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रूल्स को, उसके बाद फिर हम लोग आराम से उसको नोट करना शुरू करेंगे। मान लो ये पेरेंट चेन है, इस पेरेंट चेन वाले पार्ट में हम लोग के पास एक सब्स्टिट्यूएंट या फिर एक ब्रांच या फिर एक साइड चेन आ गया। तो इस केस में अगर हम लोग इसमें एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा दे, तो ये अपना कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो बन जाएगा। बट एक चीज़ देखो, अगर मान लो ये पूरा का पूरा ऊपर वाला स्ट्रक्चर नहीं होता, ये पूरा ऊपर वाला स्ट्रक्चर नहीं होता, केवल ये नीचे वाला पार्ट होता, केवल ये नीचे वाला पार्ट, मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते थे, तो इस चीज़ को नॉर्मली हम लोग अल्केन बोल सकते थे या अल्काइल हैलाइड बोल सकते थे, और अल्केन के जैसा नोमेनक्लेचर कर सकते थे इस केस में। तो अगर इसका अल्केन के जैसा नोमेनक्लेचर करते हैं, तो पेरेंट चेन हम लोग डिसाइड करते। पेरेंट चेन डिसाइड करने के बाद क्या करते, सब्स्टिट्यूएंट को हाईलाइट कर लेते, उसके बाद पेरेंट चेन का नंबरिंग करते, और नंबरिंग करने के बाद पोजीशन के साथ जो नाम देना था दे सकते थे। केवल एक मॉडिफिकेशन होगा, जैसे जो अल्केन का नोमेनक्लेचर है रहेगा वही चीज़, कोई डिफरेंस नहीं है। अल्कीन का जैसा नोमेनक्लेचर होगा एग्जैक्टली वही चीज़ रहेगा, लेकिन बस एक रूल एक्स्ट्रा एड अप हो जाएगा, बस एक मॉडिफिकेशन होगा नंबरिंग वाले पार्ट में। जैसे जब हम लोग अल्केन का नोमेनक्लेचर करते थे, तो ये देखते थे कि कार्बन चेन में किस साइड से जाने पे पहले सब्स्टिट्यूएंट आएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो कंपाउंड है या फिर ये जो स्ट्रक्चर है, वो एक्चुअल में कोई एक अल्केन का स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक सब्स्टिट्यूएंट में अल्केन का स्ट्रक्चर है। तो सब्स्टिट्यूएंट में इस चीज़ के रहने की वजह से हम लोग नंबरिंग का पार्ट थोड़ा आसान कर देते हैं, थोड़ा इजी कर देते हैं। और नंबरिंग में ऐसा बोला जाता है, इस पेरेंट चेन से, मतलब जो भी प्रिंसिपल चेन है, उस पेरेंट चेन से जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा वही कार्बन नंबर 1 बनेगा। मतलब चेन तो यही है, लेकिन जो कार्बन पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, वो अपना इस सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट का कार्बन नंबर 1 बनेगा। तो फिर उसके बाद कार्बन नंबर 1 के बाद 2 और 3 ऐसा लिखते हुए काम कर सकते हैं। इसका मतलब टोटल अपने पास 3 कार्बन थे, जिसमें से पेरेंट चेन से जो भी चीज़ अटैच था, जो भी कार्बन अटैच था, वो कार्बन नंबर 1 बन गया। फिर कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, और यहाँ पे फ्लोरीन को प्लेस करते हुए काम कर रहा है हम लोग। तो जैसे एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर मान लो इस कंपाउंड को नोमेनक्लेचर करना होता, तो इस कंपाउंड का अल्केन के जैसा अगर नोमेनक्लेचर करते, तो आराम से 2 फ्लोरो लिखते, और 3 का कार्बन चेन है मतलब प्रोपेन लिख सकते थे हम लोग। तो 2 फ्लोरो प्रोपेन लिखना होता नोमेनक्लेचर में। बट प्रॉब्लम क्या है, ये पूरा ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है, वो अल्केन नहीं है। तो सब्स्टिट्यूएंट को तो हम लोग अल्केन वाले पार्ट को अल्काइल लिखा करते हैं, तो प्रोपेन के जगह पे यहाँ पे प्रोपाइल लिखा करेंगे। और इस केस में कि जो पूरा का पूरा नाम है, जब भी कभी इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे, तो एक ब्रैकेट के फॉर्मेट में रखेंगे हम लोग इस चीज को। मतलब इस पेरेंट चेन में मान लेते हैं कार्बन नंबर 4 पे सब्स्टिट्यूएंट होता, तो फोर्थ पोजीशन पे ब्रैकेट में 2 फ्लोरोप्रोपाइल ऐसा पूरा नाम इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट का आराम से प्लेस करते हुए चल सकते हैं।
तो हम लोग जो अभी तक अल्केन और अल्कीन के रूल्स को फॉलो कर रहे थे, अल्केन एल्कीन अल्काइंस का सेम रूल है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक मॉडिफिकेशन के साथ, एक नहीं दो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। पहला मॉडिफिकेशन ये कि हम लोगों का जो कार्बन मतलब जो हम लोग का कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसमें जो कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन का जो कार्बन पेरेंट चेन से अटैच्ड है वो कार्बन नंबर 1 बनेगा ऑलवेज, सबसे पहला रूल। उसके अलावा जो हम लोग नोमेनक्लेचर लिखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को फिर से पोजीशन के साथ लिखना है, लेकिन पूरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हुए काम करेंगे। और दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स और भी हैं जिनका एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा। वो पॉइंट्स क्या है, उन सब चीज़ों को हम आगे मेंशन करते चले जाएंगे। अगर इन 3 पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। बताओ, अभी दो तीन रूल्स में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलो, अगर डाउट नहीं है तो पॉइंट मेंशन करो। सबसे पहला पॉइंट, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट naming of complex substituent is written similar to nomenclature of alkane, alkene और alkyne, similar to alkane, alkene और alkyne, only the primary suffix is replaced by YL। और अल्कीन वाला पार्ट होता है तो उसमें भी हम लोग अल्किनाइल यूज करते हैं, अल्काइन होता है तो अल्काइनाइल यूज करते हैं। जो नाम लिखेंगे कंपाउंड का वही रखना है, बट अल्केन हुआ तो अल्काइल कर देना लास्ट में, अगर अल्कीन हुआ तो अल्किनाइल, अगर अल्काइन हुआ तो अल्काइनाइल। Second part, second point, the carbon of the complex substituent directly attached to the parent chain directly attached to the parent chain will always be the C1 of the substituent। C1 का मतलब कार्बन नंबर 1 नंबरिंग वाले पार्ट में, will always be the C1 of the substituent। Third point, name of the complex substituent is always written name of the complex substituent is always written in parenthesis। parenthesis का मतलब हो गया ब्रैकेट, in parenthesis
along with its position, ये तो हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं, along with its position. नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज़ तुम लोगों को बताया था, अगर हम लोग का एक सब्स्टिट्यूएंट रिपीट होता है तो डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करते हैं, डाई ब्रोमो, डाई फ्लोरो। बट यहाँ पे डाई ट्राई टेट्रा यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। जैसे अगर मान लो ऊपर वाले एग्जांपल की बात करते हैं और यहाँ 2 फ्लोरीन होता है, पहले ही 2 फ्लोरीन होता है, मान लो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे की जगह पे थर्ड पोजीशन पे एक फ्लोरीन होता, तो पहले ही हम लोग को यहाँ पे 2,3 डाई फ्लोरो यूज़ करना पड़ता। तो ऑलरेडी हम लोग के पास डाई ट्राई टेट्रा है। अगर ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा है तो हम लोग बाहर भी डाई यूज़ करें, अंदर भी डाई यूज़ करें, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसीलिए नॉर्मली जब एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है तो यहाँ पे थोड़ा कंसिडरेशन चेंज कर लिया जाता है। इस पार्टिकुलर केस में हम लोग रिपीटिशन के लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज़ नहीं करते। यहाँ पे ऐसा मेंशन कर लेना, इंस्टेड ऑफ डाई ट्राई टेट्रा फॉर रिपीटिशन, instead of ditetra for repetition of complex substituent, हम लोग यहाँ पे नोमेनक्लेचर में बिस वर्ड यूज़ करते हैं। अगर 2 होगा तो बिस वर्ड यूज़ करेंगे, अगर 3 होगा तब उस केस में ट्रिस वर्ड यूज़ करेंगे, अगर 4 होगा तब इस केस में हम लोग टेट्रा किस वर्ड यूज़ करेंगे, अगर 5 होगा तब इस केस में हम लोग पेंटा किस वर्ड यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से टेट्रा केस, पेंटा केस, हेप्टा केस, ऑक्टा केस, इस टाइप से वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शुरू का 2 पार्ट ध्यान रखना, अगर 2 बार कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हुआ, सेम टाइप का कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हुआ, तो बिस वर्ड यूज़ करेंगे, या ट्रिस वर्ड 3 वाले पार्ट में आराम से यूज़ कर सकते हैं। और साइड में यहीं पे एक पॉइंट नोट कर लेना, जैसे डाई ट्राई टेट्रा वाला पार्ट को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज नहीं कर रहे थे, सिमिलर टाइप से जो बेस्ट स्ट्रेस वर्ड है एक रिपीटिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज नहीं करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक पॉइंट ध्यान रखना होगा, अगर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर डाई ट्राई टेट्रा है तो उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करते हैं। तो डाई ट्राई ईटीसी ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट are considered for alphabetical order, are considered for alphabetical order। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। मतलब अगर हम लोग के कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर डाई ट्राई टेट्रा है तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करेंगे, बट उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बाहर जो हम लोग बेस ट्रेस यूज कर रहे हैं उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज नहीं कर रहे होंगे। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। एक बार सारे के सारे रूल्स को एक बार रीड करो, बस 4 रूल्स है, सिंपल से रूल्स हैं, चारों रूल्स को रीड करो और एग्जांपल वाले पार्ट पे आएंगे तो सारी चीज़ें तुमको अपने आप कनेक्टेड वे में समझ में आने लग जाएंगी। चारों रूल्स को रीड करो एक बार। बस रूल्स को रीड करो अभी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर रूल्स में कहीं कोई डाउट होगा तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू आराम से समझ सकेंगे।
संजना, इस कंपाउंड में पेरेंट चेन कौन सा होगा ये बताओ। अच्छा एक सेकंड रुको, इसमें और भी एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा, एक और पाई बॉन्ड ऐड करेंगे वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इस कंपाउंड में पेरेंट चेन कौन सा होगा ये बताओ संजना। यस सर, देख रहे हैं। ओके, सर अपर वाला अपर वाला मतलब क्या होता है? मीन सर जो कैसे बोले सर, पेरेंट चेन जो ऊपर में है। अच्छा चलो ठीक है, हम तुम्हारे लिए थोड़ी ज़िंदगी आसान करते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है मेरे पास। एक ये ऑप्शन हो गया ब्लू वाला, दूसरा ऑप्शन हो गया इन दोनों में से कोई पेरेंट चेन। नो सर। ओके, तो थोड़ा और चेंज कर रहे हैं, ये अ, ये वाला पार्ट पेरेंट चेन यस सर। यही होगा, क्यों ऐसा होगा? सर क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज़्यादा है पक्का? यस सर। अच्छा, और इसमें क्या नो है? नो 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 सर, नो सर। 3 3 6 7। बताओ, ये ब्लू वाला पार्ट पेरेंट चेन होगा या फिर वाइट वाला पार्ट पेरेंट चेन होगा, और क्यों, विथ रीजन चाहिए। बताओ भाई। तनुश्री, यस सर। कौन सा, ब्लू वाला या वाइट वाला? बोल ही नहीं रही है जी। सर ब्लू वाला होगा क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कार्बन्स है। उसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, कितना कार्बन है ब्लू वाले में? 8 है मे बी। मे बी का क्या मतलब? 8 ही है, 8 या 9, एक मिनट। एक 8 या दो 9 तीन है? चार पाँच छः सात आठ 8 है। अच्छा, और व्हाइट वाले कार्बन चेन में कितना कार्बन है? और 7 8 9 10, 10 है। तो उसमें ज्यादा कार्बन कहाँ है? वाइट वाला। कौन सा पेरेंट चेन होगा, व्हाइट वाला या ब्लू वाला? वाइट वाला होगा। पक्का? हाँ, सबसे ज्यादा उसी में है तो वही होगा। रितिका? यस सर। यस सर नहीं है आंसर, व्हाइट वाला या ब्लू वाला पेरेंट चेन कौन सा होगा? हमको नहीं पता, हम कंफ्यूज है। ओके, श्रुति? ब्लू वाला सर। क्यों? उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन है। उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन है। जब अपने पास अल्कीन का केस होता है तो हम लोग पहला प्रेफरेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन को देते हैं, फिर उसके बाद कार्बन पे जाते हैं। तो ऑल दो वाइट वाले पार्ट में ज़्यादा कार्बन्स हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन कवर नहीं हो रहा, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन इस ब्लू वाले पार्ट में कवर हो पा रहा है, इसलिए ये अपना पेरेंट चेन होगा, ये वाला पार्ट पेरेंट चेन नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। इसलिए क्वेश्चंस करा रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार इस चीज़ को सीख रहे हैं, बाद में इस चीज़ को लेके यूज टू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में पेरेंट चेन तो डिसाइड हो गया, और एक बार अगर पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया, इसका मतलब पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होंगे वो सारे के सारे ग्रुप अपने सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो इसका मतलब है कि हम लोगों का टोटल मिला के यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूएंट होगा, ऐसा बोल सकते हैं। टोटल 4 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। अब अगर एक चीज़ देखो तो इस पूरे पार्ट में, जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट 1 वाला जो पार्ट है, इस 1 वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो इस केस में पेरेंट चेन से अटैच्ड एक कार्बन था, उस पे एक क्लोरीन है। तो अगर पेरेंट चेन से कोई कार्बन अटैच्ड है, उस पे हेलोजन अटैच्ड है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तो ये पार्ट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये सब्स्टिट्यूएंट 2 की बात करते हैं, यहाँ पे भी पेरेंट चेन से एक कार्बन चेन अटैच्ड है और उसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया।
फ्लोरीन वाला पार्ट जो है, ये थर्ड वाले पार्ट में हम लोग के पास सीधा एक सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन से अटैच्ड है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं हुआ। और चौथे वाले केस में अगर कंसिडरेशन लेके चले तो पेरेंट चेन से एक कार्बन अटैच्ड है, उसके ऊपर एक और सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। तो सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, मतलब पेरेंट चेन से एक कार्बन अटैच्ड है, उस पर अगर कोई ग्रुप अटैच्ड है तो ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो टोटल इन चार में से 3 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, ऐसा बोल सकते हैं। पहले काम करते हैं, पहले हम लोग पेरेंट चेन का नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबरिंग आइदर हम लोग लेफ्ट साइड से शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर हम लोग राइट साइड से शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा लिख सकते हैं। और हम लोग नंबरिंग के लिए क्या करते थे, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल अप्लाई करते थे। तो जब हम लोग ब्लू वाले पार्ट को फॉलो करेंगे, तो ब्लू वाले पार्ट में फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, उसके अलावा फिफ्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, उसके अलावा सेवेंथ पोजीशन है। तो 1 + 5 + 7 मतलब 13 आएगा 13 वैल्यू। और अगर व्हाइट वाले पार्ट को फॉलो करें तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, उसके अलावा थर्ड पोजीशन पे है, उसके अलावा सेवेंथ पोजीशन पे है। तो इस 11 केस में 11 आ रहा है वैल्यू। तो जिधर से छोटा वैल्यू आ रहा ये अपना नंबरिंग होना चाहिए, ब्लू वाले पार्ट को फॉलो नहीं कर सकते। तो एक चीज मालूम पड़ गया, पेरेंट चेन कौन सा है, नंबरिंग कौन सा हुआ और सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग का कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो मालूम पड़ गया था हम लोग को। ठीक है, एक चीज देखो, ये जो सब्स्टिट्यूएंट 1 था और ये लास्ट वाला सब्स्टिट्यूएंट, पेरेंट चेन से एक कार्बन अटैच्ड है, यहाँ भी एक कार्बन अटैच्ड है। पेरेंट चेन से एक क्लोरीन अटैच्ड है, कार्बन से भी एक क्लोरीन अटैच्ड है, तो दोनों सेम ही सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है, मतलब रिपीटिशन हो गया, तो वहाँ पे बिस वर्ड यूज करेंगे 2 बार के लिए। ठीक है, बाकी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट थोड़ा अलग टाइप का था, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, इन सब का नोमेनक्लेचर करना शुरू करते हैं। तो जब हम लोग नोमेनक्लेचर करना शुरू करेंगे, 1 मिनट, चलो इसे अगर हम लोग नोमेनक्लेचर करना शुरू करें तो पहले पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर कर देते हैं, फिर सब्स्टिट्यूएंट का करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जैसे पेरेंट चेन वाले पार्ट में टोटल 8 का कार्बन चेन था, 8 वाले पार्ट में हम लोग वर्ड आराम से ऑक्ट लगा सकते हैं। और डबल बॉन्ड 3 बार रिपीट हुआ, अगर 3 बार रिपीट हुआ तो ए लगा देंगे हम लोग, ऑक्ट के आगे ए, ऑक्टा। उसके अलावा फिर हम लोग के 1 पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और 7th पोजीशन पे डबल बॉन्ड था, तो 1,3,7 ट्राई इन वर्ड आराम से मेंशन करके काम कर सकते हैं। ऑक्टा 137 ट्राई इन, ये पेरेंट चेन का नाम हो गया, पूरा पेरेंट चेन का नाम। अब क्या करना है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम डालना है। तो सब्स्टिट्यूएंट में एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, कार्बन के ऊपर क्लोरीन, सबसे पहला पार्ट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कार्बन के ऊपर क्लोरीन एक सब्स्टिट्यूएंट, इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं हम लोग। तो पेरेंट चेन से जो कार्बन अटैच्ड है वो कार्बन नंबर 1 होगा, लेकिन एक ही तो कार्बन इसमें, तो वो या ना बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में अगर 1 पोजीशन पे क्लोरीन अटैच्ड है, तो इस केस में इस पूरे कंपाउंड को हम लोग अगर लिखते तो आराम से क्लोरोमीथेन लिखा करते। लिखने का तरीका होता क्लोरोमीथेन, बट ये पूरा ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो मिथेन ना लिख के हम लोग यहाँ पे टर्म क्लोरोमिथाइल लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, इसके आगे पोजीशन लिखेंगे, थर्ड नंबर वाला पार्ट। लेकिन उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि अगर हम लोग यहाँ पे पोजीशन लिख रहे हैं थर्ड नंबर पे क्लोरोमिथाइल, तो सेम टाइप का सब्स्टिट्यूएंट नीचे भी रिपीट हो रहा है। तो अगर सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी, अगर सेम टाइप के सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो गए तो हम लोग दोनों का पोजीशन, मतलब सॉरी थर्ड नंबर नहीं, 5 और 6 दोनों के पोजीशन को लिख के हम लोग आराम से बेस वर्ड यूज कर सकते हैं। तो 5,6 और डाई के जगह पे हम लोग बेस वर्ड यूज कर लेंगे, 5,6 बेस क्लोरोमिथाइल, ये अपने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर हो गया। उसके अलावा एक ये 2 नंबर वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसका स्ट्रक्चर भी नीचे डिनोट करते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर को दे रखा, कार्बन 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 और फ्लोरीन। बट अगर इसको ढंग से अरेंज करें तो एक कार्बन है, फिर दूसरा कार्बन है, फिर तीसरा कार्बन है, और एक कार्बन पे फ्लोरीन है। और बेसिकली ये जो कार्बन है ये पेरेंट चेन से अटैच्ड है, तो जो पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन है उसके यहाँ से कार्बन चेन शुरू करेंगे, मतलब बेसिकली थर्ड नंबर पे फ्लोरीन है, सेकंड नंबर पे कार्बन और 1 नंबर वाला कार्बन। तो टोटल 3 का कार्बन चेन है जिसमें थर्ड पोजीशन पे फ्लोरीन है। तो नोमेनक्लेचर में आराम से हम लोग थर्ड पोजीशन पे फ्लोरो लिखते, और उसके अलावा 3 के कार्बन चेन वाले पार्ट के लिए हम लोग प्रोपेन लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ पे नाम में YL लगा देंगे, तो 3 फ्लोरो प्रोपाइल वर्ड मेंशन कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये कार्बन नंबर 7 पे अटैच्ड है, तो इसका मतलब आराम से
7th पोजीशन पे 3 फ्लोरोप्रोपाइल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा एक फ्लोरीन है जो कि 6 नंबर कार्बन पे है, तो 6 पोजीशन पे हम लोग फ्लोरो आराम से मेंशन कर सकते हैं। अब क्या काम है, तो अब हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बात करते हैं। फ्लोरो का एफ हो जाएगा 5,6 बिस क्लोरोमिथाइल। इसमें बिस ट्रेस को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे क्लोरो का सी हो जाएगा और उसके नीचे वाले पार्ट में भी फ्लोरोप्रोपाइल का एफ हो जाएगा। तो पहले सी आएगा तब जाके एफ का नंबर आएगा, मतलब सबसे पहले हम लोग इस क्लोरोमिथाइल को प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद 6 पे फ्लोरो है और यहाँ पे फ्लोरोप्रोपाइल है, तो फ्लोरो और फ्लोरोप्रोपाइल में पहले फ्लोरो आएगा अगर डिक्शनरी देखते हैं तो इस केस में हम लोग इसको प्लेस करेंगे। उसके बाद फ्लोरोप्रोपाइल वाले पार्ट को आराम से प्लेस करते हुए काम कर सकते हैं। तो टोटल नाम क्या हो जाएगा, तो लिखने का तरीका सीधा नीचे मेंशन कर दे रहे हैं 5,6, इसके साथ साथ बिस वर्ड यूज करेंगे और बिस के साथ हम लोग ब्रैकेट में आराम से मेंशन कर सकते हैं क्लोरो, उसके अलावा मिथाइल। फिर उसके बाद डैश दो, 6 पोजीशन पे फ्लोरो है तो इस केस में 6 फ्लोरो। उसके अलावा फिर से डैश दे करके 7th पोजीशन पे 3, उसके अलावा ब्रैकेट मतलब सॉरी ब्रैकेट में 3, उसके अलावा फ्लोरो प्रोपाइल। और उसके आगे फिर हम लोग आराम से ऑक्टा 1,3,7 ट्राई इन वर्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। ऑल्दो जैसे एक चीज़ है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो इसमें बहुत बड़े सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इस तरह का सिंपल केस आराम से पूछा जा सकता है। थोड़ा ध्यान रखना होगा इस चीज़ को। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से हम एक्सप्लेन कर देंगे, और अगर समझ में आ गया है, थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया है, तो हम लोग अगला जो एग्जाम्पल करेंगे उसमें चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और नोट करना शुरू कर लो इस चीज़ को। यही चीज बताना था, हम गलती से तुम लोग को होमवर्क दे दिए, ये होमवर्क देने लायक चीज नहीं था। नोट कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करके देखो। सेकंड क्वेश्चन हम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, और उसमें तुमको अच्छे से मालूम पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं। कितना कार्बन हो गया, एक काम करो यहाँ 2 डबल बॉन्ड डाल दो। और जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। ऋषिराज, व्हाट शुड बी द कार्बन चेन या पेरेंट चेन? चेन नंबर 1, चेन नंबर 2, चेन नंबर 3, पेरेंट चेन कौन सा होगा?
सर चेन नंबर 1 क्यों? सर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन है इसमें। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन है, चलो ठीक है। तो जैसे पेरेंट चेन तो डिसाइड हो गया, और पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप अटैच्ड होता है ये अपना सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। तो इस केस में अगर हम लोग पेरेंट चेन वाले पार्ट में नंबरिंग करना शुरू करें, तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 सॉरी 7 8 9। ब्लू वाले साइड में तो राइट साइड से नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वाइट वाले पार्ट में 1 पोजीशन पे अनसैचुरेशन है, 3rd पोजीशन पे है, उसके अलावा 6 पोजीशन पे है और 8 पोजीशन पे है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 6 4 10 और 18। और अगर वाइट ब्लू वाले साइड से शुरू करते हैं तो 1 पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे, उसके अलावा 6 पोजीशन पे, उसके अलावा 8 पोजीशन पे। तो किसी भी साइड से नंबरिंग करो, सॉरी 6 + 8 है ना, हाँ ठीक है, किसी भी साइड से नंबरिंग करो 18 वैल्यू आ रहा है, मतलब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से काम नहीं कर सकते। तो अगले रूल पे जाएंगे, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो वाइट वाले पार्ट को फॉलो करेंगे तो 5वें नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, ब्लू वाले पार्ट को फॉलो करेंगे तो भी 5वें नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा, कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर लो, दोनों एग्जैक्टली सेम ही चीज रहेगा। कोई भी नंबरिंग फॉलो कर लो, अपनी मर्जी पे यूज कर सकते हैं, कुछ भी फॉलो कर लो, क्योंकि इधर से जाओ उधर से जाओ सब कुछ सेम है। मेन पार्ट ये है, जैसे पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर करे तो नोमेनक्लेचर में नॉन वाला पार्ट अपना वर्ड रूट है, और क्योंकि 4 डबल बॉन्ड है तो ए वर्ड लगाएंगे, उसके अलावा 1 पोजीशन, 3 पोजीशन, 6 पोजीशन और 8 पोजीशन, और 4 डबल बॉन्ड है तो टेट्रा इन वर्ड यूज कर सकते हैं। ये लिखने का एक तरीका हो सकता है। अब इसके बाद अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात करें, तो जैसे एक चीज देख सकते हैं, 3 का कार्बन चेन है तो इसका मतलब प्रॉप होना चाहिए, और प्रॉप वाले पार्ट में एक अल्कीन है तो डबल बॉन्ड अल्कीन भी बोल सकते हैं। लेकिन जो कार्बन पेरेंट चेन से अटैच्ड है उसको कार्बन नंबर 1 मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे पहला पार्ट कार्बन नंबर 1, फिर दूसरा और तीसरा। तो इसका मतलब प्रॉप के 1 पोजीशन पे अल्कीन था तो इन, लेकिन क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रॉप 1 इनाइल बोलेंगे। और इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? जैसे बोल सकते हैं कि सर इसमें तो एक ही डबल बॉन्ड है तो प्रोपिनाइल चल गया काम, या प्रॉप 1 इनाइल काम चल गया। इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? तो उसमें उसके पीछे एक रीजन है। जैसे अगर मान लो एग्जैक्टली ऊपर वाले क्वेश्चन को ही अगर हम कॉपी पेस्ट करें और छोटा सा डिफरेंस क्रिएट कर दे, केवल छोटा सा डिफरेंस, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। यहाँ जो डबल बॉन्ड वाला पार्ट है, इस डबल बॉन्ड को यहाँ से हटा करके हम डबल बॉन्ड वाले पार्ट को आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को प्लेस करेंगे तो इस केस में छोटा सा डिफरेंस आएगा। 3 का कार्बन चेन तो अभी भी है, बट कार्बन नंबर 1 2 3 मतलब इस बार सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो एक कार्बन चेन जो कि सब्स्टिट्यूएंट है, उस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर पोजीशंस को वेरिएट कर रहे हैं हम लोग। तो इस केस में प्रॉप 1 इनाइल लिखना पड़ेगा, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं क्योंकि उस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर वेरिएशन पुटअप कर सकते हैं हम लोग। तो अगर नीचे वाला पार्ट होता तो यहाँ वाले पार्ट पे हम लोग प्रॉप 2 इनाइल लिख 2 करके काम इनाइल कर, होता। हाँ प्रॉप 2 इनाइल लिख करके काम कर रहे होते, ये लिखने का एक तरीका हो सकता था। तो अपने स्ट्रक्चर में जब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम डालेंगे तो प्रॉप 1 इनाइल और 5 नंबर पे है तो 5th पोजीशन पे प्रॉप 1 इनाइल। तो नोमेनक्लेचर में इसको यहाँ प्लेस करके 5 प्रॉप 1 इनाइल नोना 1 3 6 8 टेट्रा इन वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। समझ आया पार्ट सबको? बताओ भी जल्दी, समझ आया? या फिर अगर कोई डाउट है, अब अगर दोनों क्वेश्चन में से कहीं भी कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, लेकिन इतना डिफिकल्ट पार्ट तो देखना पड़ेगा, 11th क्लास में आ गए हैं, 10th क्लास के बच्चे लोग नहीं है। किसी को कोई डाउट नहीं आया? बहुत सही है। प्रीति, कोई डाउट? नो सर। ओके, तो अगले सवाल का जवाब तुम ही को देना है, बाकी लोगों से सवाल पूछ चुके हैं हम, ठीक है? ठीक है सर। अगले बार से बोलेंगे डाउट है, हाँ सर है, सवाल मत पूछिए। चलो क्वेश्चन 3rd ट्राई करके देखो। चलो वही सवाल कर लेते हैं जो तुम्हारे उसमें दे रखा था।
ये सवाल दे रखा था तुम्हारे वर्कशीट में, उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक बार खुद से ट्राई करके देखो इस सवाल को। और सोच समझ के ट्राई करना प्रीति, मतलब बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है, बट कुछ कुछ चीजें इसमें अच्छी है, अच्छे से सोचना। पहला काम पेरेंट चेन अंडरलाइन करो, दूसरा काम सब्स्टिट्यूएंट को मार्क करो, तीसरा नंबरिंग करो पेरेंट चेन का। नंबरिंग वाला पार्ट इसमें अच्छा है, उसके लिए सोचना पड़ेगा। ट्राई करो अच्छे से, बाकी लोग भी फटाफट ट्राई करो। और जिन लोगों का आंसर आ जाएगा अपना हाथ रेज कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स में रेज योर हैंड का ऑप्शन आता है, उसमें अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, बढ़िया आदित्य। बढ़िया ऋषि। बना प्रीति। बताओ प्रीति जल्दी, इतना टाइम नहीं लगाने का है। सर 4,5 डाई मिथाइल ऑक्टेन। 4,5 डाई मिथाइल ऑक्टेन, बट बहुत मार मारेंगे तुमको हम। चलो जो जो चीज पूछेंगे वो फटाफट बताते जाना है, जो जो पूछेंगे वो बताते जाना है। पेरेंट चेन कौन सा होगा? ये पेरेंट चेन सर हुआ हाथ क्या? नीचे कर ले। सर हाथ नीचे कर ले, दर्द करने लगा। हाँ ठीक है कर हाँ ठीक है, हाथ नीचे कर लो भाई। पेरेंट चेन ये होगा या नहीं होगा? बोलो भी प्रीति, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। यस सर यस। ठीक है, तो इस केस में एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और दूसरा नीचे एक सब्स्टिट्यूएंट है, बट कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड है, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का केस है, ऊपर भी और नीचे भी। तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस केस में जैसे चलो पेरेंट चेन मार्क कर लिया, सब्स्टिट्यूएंट मार्क कर लिया, अब नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग वाला पार्ट जब लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे तो फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट, और राइट साइड से शुरू करेंगे तो भी इस केस में फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट। तो अगले सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे तो फिफ्थ पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है, और नीचे वाले साइड में भी फिफ्थ पे ही दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब सब्स्टिट्यूएंट से डिसाइड नहीं कर सकते। तो जब सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन से डिसाइड नहीं कर सकते तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना पड़ेगा, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए पहले हम लोगों को इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा। तो जब इस वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर करेंगे तो 2 क्लोरीन है एक ही मिथाइल के ऊपर, तो इस केस में आराम से डाइक्लोरो, और मीथेन है तो आराम से नाम मिथाइल लिख सकते हैं। और जब नीचे वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे तो एक कार्बन के ऊपर टोटल 3 क्लोरीन वाला पार्ट दे रखा है। तो अगर 3 क्लोरीन दे रखा है तो इस केस में
एक ही कार्बन है मतलब मिथाइल ही होगा, लेकिन 3 क्लोरीन है तो आराम से ट्राई क्लोरो मिथाइल वर्ड यूज कर सकता है। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में ऊपर डाई क्लोरोमिथाइल है, नीचे ट्राई क्लोरोमिथाइल वाला पार्ट दे रखा। तो इन दोनों में हम लोग क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग इस बार डाई ट्राइटेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करेंगे। तो यहाँ का डी वाला पार्ट पहले होगा और नीचे टी वाला पार्ट पहले होगा। तो डाई ट्राई वाले पार्ट में पहले डी आएगा, मतलब अल्फाबेटिकली हम लोग को इस ग्रुप को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो हम लोग ऊपर वाला पार्ट नंबरिंग का फॉलो करेंगे, नीचे वाले पार्ट को फॉलो नहीं कर सकते। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में सबसे पहला काम पेरेंट चेन का नाम करो। तो टोटल 5 6 7 8 का कार्बन चेन है, मतलब ऑक्टेन लिख सकते हैं। उसके अलावा फोर्थ पोजीशन पे ये डाई क्लोरोमिथाइल ग्रुप है और फिफ्थ पोजीशन पे ट्राई क्लोरोमिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले से हम लोग कंसिडर कर चुके थे, तो इस केस में पहले डाई क्लोरोमिथाइल आएगा, फिर उसके बाद ट्राई क्लोरोमिथाइल। तो फोर्थ पोजीशन पे डाई क्लोरोमिथाइल, फिफ्थ पोजीशन पे ट्राई क्लोरोमिथाइल, उसके बाद ऑक्टेन वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। समझ आया? यस सर। ओके। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल टाइप का सिनेरियो है, बहुत ही सिंपल टाइप का केस है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और इसके बाद फिर हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप शुरू करेंगे। तो जैसा फंक्शनल ग्रुप थोड़ा बड़ा सा पार्ट है, हम चाहेंगे कि एक ही बार इस चीज़ को शुरू करें। तो आज के लिए हम क्लास यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आज के लिए थोड़ा 20 मिनट पहले ही क्लास ख़त्म कर रहे हैं। हाँ, ये है कि आज तुम लोग के पास होमवर्क होगा। तुम्हारे बुकलेट से भी हम होमवर्क देंगे। 1 मिनट, हम तुम्हारा बुकलेट सेंड कर देते हैं पहले। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है। स्क्रीन पे लिख मत। इस बुकलेट में क्वेश्चंस मार्क किया हुआ होना चाहिए शायद से। ओहो, 1 मिनट रुक जाओ। और बुकलेट और वर्कशीट ये तुम लोगों को पूरा कंप्लीटली सॉल्व करना है। जैसे मेडिकल में एक चीज़ का ध्यान रखना, ज़्यादा बुक्स के चक्कर में नहीं पड़ना है तुमको। जो भी बुकलेट देंगे और जो भी वर्कशीट देंगे तुमको, वो सारे क्वेश्चन, और उसके अलावा ऑनलाइन तुम्हारा पोर्टल तो है ही, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि तुम लोगों के केस में नए क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तुम लोगों के केस में या एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो तुम लोगों को इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना वो जरूरी होता है। क्वेश्चन तुम लोग को रिपीट करना है। अरे shit। हम लोग को क्वेश्चंस बोलते चले जा रहे हैं, तुम लोग उन क्वेश्चंस को नोट कर लो जो तुमको होमवर्क में ट्राई करना है, और बुकलेट तुम्हारे ग्रुप में भी डाल देंगे। एक्सरसाइज 1 जो है नोमेनक्लेचर का, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 वाले पार्ट को ट्राई करना है तुम लोगों को।
एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1 में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। ये सब 10th क्लास के ऊपर बेस्ड चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। सोच के देखना, 12 अच्छा चीज है। क्वेश्चन नंबर 13। तुम लोगों को डिग्री ऑफ कार्बन बता दिया था क्या? प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, ये चीज बता दिया है क्या? बताओ भाई कोई। आदित्य, प्रशांत? नो सर। नहीं बताया अभी? नो सर। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नहीं, आइसोप्रोपाइल तो यूज नहीं कर सकते अभी। क्वेश्चन नंबर CHO ये भी यूज नहीं कर सकते। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अरे यार कॉमन नेम क्यों डाल रखा है? टर्शियरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, कुछ भी नहीं इसमें से बता सकते। हाँ, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 65 सोच के देखना, अच्छा सवाल है। सिक्सटी सेवन, 73, 82, 83, 84, 86, क्वेश्चन नंबर 88। ये इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाना, तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 88 का इन्फॉर्मेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89। इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना। ये तुम्हारे बुकलेट के क्वेश्चंस होंगे जो तुमको ट्राई करने हैं। उसके अलावा तुमको फिर वर्कशीट वाले पार्ट में
चलो वर्कशीट में कोई नया होमवर्क नहीं दे रहे, जो तुम्हारा वर्कशीट 1 का जो शुरू का 3 क्वेश्चन था, उसके अलावा जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था 8 नंबर, उन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करके देख लेना, उन सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आराम से उनका डिस्कशन करेंगे और फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे। अगर कोई डाउट है किसी का तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर आज का क्लास यहीं पे एंड कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी बुकलेट हम सेंड कर दे रहे हैं तुम्हारे ग्रुप पे। आज के लिए इतना ही।